नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज की मुख्य डिफेंस न्यूज़ जो हैं वो है एयरफोर्स का AN-32 विमान, भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच जिसके बारे में मैं बात करूंगी, फ्रांस के FCAS लड़ाकू विमान परियोजना पर बात करूंगी और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर के बारे में बात करूंगी। तो पहला शुरू करते हैं एयरफोर्स का AN-32 विमान के बारे में। वायुसेना को अपने पुराने हो चुके डगलस C-47 डकोटा और फेयरचाइल्ड C-119G पैकेट विमानों को बदलने के लिए एक ऐसे विमान की तलाश थी जो भारत के अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ऊंचाई वाले हवाई अड्डों पर आसानी से काम कर सके। विमानों की कुल संख्या भारत ने शुरुआत में सोवियत संघ से कुल 118 से 123 AN-32 विमान खरीदे थे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगभग 100 के करीब AN-32 विमान सक्रिय सेवा में हैं। इनमें से कई विमानों को अपग्रेड करके AN-32RE संस्करण में बदला जा चुका है, जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, नया रेडार सिस्टम और बेहतर जो है वो कैबिन लेआउट शामिल है। इसकी एंटेनोव 32 यानी AN-32 की खासियत क्या है? इसके पंखों के ऊपर लगे विशालकाय इंजन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। विमान के जो है वो दो प्रकार के हैं। रणनीतिक सैन्य परिवहन निगम 2 इंजन वाला है। 3 से 4 पायलट, को पायलट, नेविगेटर और फ्लाइट इंजीनियर, ये 3 से 4 जने उसमें बैठ सकते हैं। क्षमता है 50 सैनिक, 42 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर घायलों के लिए या 6,700 किलोग्राम तक कार्गो। पंखों की लंबाई जो है वो 23.78 मीटर और विंग स्पैन जो है वो 29.20 मीटर। इंजन जो है वो 2x इवेंचको AI-20 टर्बोप्रॉप इंजन है। 530 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। 470 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इसकी क्रूजिंग स्पीड है। 2500 किलोमीटर पूरे पेलोड के साथ लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर जो है इसकी फ्लाइट रेंज है। 9500 मीटर जिसे लगभग 31,200 फीट अधिकतम इसकी ऊंचाई है। अगला, भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच। DRDO ने लगातार 3 सफल परीक्षण कर भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का लोहा मनवाया है। ICBM को हवा में मार गिराने की तकनीक हासिल कर भारत एलीट देशों में शामिल हो गया है। इन सफल परीक्षणों के माध्यम से भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर्ड डिफेंस और समुद्र में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई देते हुए कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा एलीट देशों के समूह में शामिल कर दिया जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में नष्ट करने की तकनीक मौजूद है। इसके साथ ही भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी सफल परीक्षण किया है, जो देश की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। आखिर क्या है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता? मिसाइल डिफेंस की भाषा में मल्टी लेयर्ड डिफेंस का मतलब एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा चक्र से है जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान की अलग अलग ऊंचाइयों पर ही ढूंढकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। मान लीजिए कि किसी दुश्मन देश ने भारत पर कोई लंबी दूरी की घातक मिसाइल दागी है, तो भारत का नया डिफेंस सिस्टम उसे 2 स्तरों पर निशाना बनाएगा। पहला, एक्सो एटमॉस्फेरिक। इसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यानी अंतरिक्ष की सीमा पर ही मार गिराती है। दूसरा, एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कोई मिसाइल पहले सुरक्षा चक्र को पार कर जाती है तो वायुमंडल के भीतर मौजूद दूसरा इंटरसेप्टर उसे धरती पर गिरने से पहले ही हवा में उड़ा देता है। अगला, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे भारतीय सेना के नए चीफ।
भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। वे 30 जून 2026 की दोपहर को जनरल का पदभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2026 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके बाद वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना की कमान अपने हाथों में लेंगे। लगभग 4 दशकों के अपने शानदार सैन्य करियर में उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध के में अभूतपूर्व योगदान जो है वो किया है। अगला, फ्रांस ने FCAS लड़ाकू विमान परियोजना में संभावित भारतीय भागीदारी का स्वागत किया। जर्मनी के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS परियोजना विफल होने के बाद फ्रांस ने अब इस 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में संभावित भारतीय भागीदारी का खुले तौर पर स्वागत किया है। फ्रांसीसी रक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आधिकारिक रुचि मिलने पर भारत के लिए सभी संभावनाएं खुली हैं। FCAS कार्यक्रम और भारत फ्रांस साझेदारी में यूरोपीय परियोजना में गतिरोध। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के बीच 2017 से शुरू हुआ संयुक्त 6ठी पीढ़ी का FCAS प्रोजेक्ट डसॉल्ट और एयरबस के बीच मतभेदों के कारण आगे नहीं बढ़ सका था। इसके बाद फ्रांस ने अपने दम पर इस काम को करने का फैसला किया। यूरोपीय सहयोग में रुकावट के बाद फ्रांस एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत को देख रहा है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच इस उच्च स्तरीय सैन्य सहयोग पर चर्चा भी हो चुकी है। इस साझेदारी के तहत भारत को कॉम्बैट क्लाउड, मानव रहित ट्रिमिंग और उच्च थ्रस्ट वाले इंजन जैसी उन्नत 6ठी पीढ़ी की तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। अगला, हाईटेक हुई अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सर्विलांस गैजेट्स के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग ने सालाना यात्रा के लिए एक अभूतपूर्व हाईटेक सुरक्षा घेरा तैयार किया है, जिसमें AI पावर्ड CCTV, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, बोल्ट सोलर बेस्ड CCTV, ड्रोन सर्विलांस, आधुनिक एक्सरे मशीन, गैस, लिक्विड और सॉलिड IED के लिए अलग अलग IED डिटेक्टर और RFID ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के साथ कैंप और रास्तों को अपग्रेड किया गया है। अब इस अपग्रेड में अत्याधुनिक एंटी सैबोटेज उपकरण भी शामिल हो गए हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुरक्षित और बिना किसी घटना के संपन्न हो सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग को लाखों श्रद्धालुओं और यात्रा में शामिल होने वाले अन्य सभी लोगों की स्क्रीनिंग, तलाशी और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने और किसी भी कमी को दूर करने के लिए कई ड्रिल और मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। इस साल सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सर्विलांस उपकरण मिले हैं, जिनमें एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, लिक्विड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, सॉलिड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और कई आधुनिक व सोलर बेस्ड CCTV कैमरे शामिल हैं। सोलर पावर्ड CCTV पारंपरिक बिजली आपूर्ति के बिना भी काम कर सकते हैं। निगरानी और स्थिति की जानकारी बेहतर बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ऐसे हजारों कैमरे लगाए गए हैं। धन्यवाद।